हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज अपन बात करने वाले हैं कैपेसिटर के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हम बात कर चुके हैं कैपेसिटर को क्या क्या किस किस टाइप के कैपेसिटर बनते हैं, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला, देन सीरीज पैरेलल एडिशन, और लास्ट पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सीरीज पैरेलल कैसे कैसे होंगे, कितना चार्ज होगा, सारी बातें हमने उसमें की। अब उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि टेक्निक है कैपेसिटर सिस्टम को सॉल्व करने की या सर्किट को सॉल्व करने की, वो है नोडल एनालिसिस। क्या नाम है? नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस अगर बोलें तो अगर आप टर्म पे जाएं तो टर्म आती है नोड। नोड मतलब कोई पॉइंट इस पूरे सर्किट में जहां पे हम एनालिसिस करेंगे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एक सर्किट बिल्कुल बेसिक से आपको दे रखा है, C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर लगा रखे हैं इस तरीके से। आपको बोला गया है कि इनका सी इक्विवेलेंट बताओ, या फिर किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, या किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये सारी बातें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो हमारा जो बेसिक तरीका है जो अभी तक हमने पढ़ा था वो क्या था? सीरीज पैरेलल में ऐड करो, सी इक्विवेलेंट निकालो, देन टोटल चार्ज निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हमारा तरीका था ना अभी तक। वो देखो ऑलरेडी मैंने आपके सामने किया हुआ है। सी अगर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है तो C2 और C3 पैरेलल में है, और उसके बाद C1 सीरीज में है। मैंने ऐड किया, सी इक्विवेलेंट निकाला, इस तरीके से आपको सी इक्विवेलेंट मिल गया। एंड देन Q1 जो टोटल चार्ज इससे फ्लो हो रहा है वो हमने निकाल लिया सी इक्विवेलेंट इनटू V से। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये जो होगा प्लस Q1 होगा, ये माइनस Q1 होगा। अब यहाँ जो चार्ज जाएगा वो प्लस Q2 जाएगा, यहाँ माइनस Q2 जाएगा, और यहाँ जाएगा सॉरी माइनस Q2 इस तरफ जाएगा, एंड यहाँ जो जाएगा प्लस Q3 एंड माइनस Q3 इधर चला जाएगा। क्लियर है बात? और यहाँ हमें ये भी पता है कि जो Q1 है वही Q2 और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से हम अभी तक वाले मेथड से सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब नोडल एनालिसिस जो है मेथड, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बहुत इजी वे में टैकल करता है। पहले इस छोटे से एग्जांपल से हम सीखते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस मेथड से कर सकते हैं, इसलिए इसी में अपन नोडल एनालिसिस भी करके देखते हैं। तो चलिए, नोडल एनालिसिस मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे हर पॉइंट्स का या हर नोड का पोटेंशियल लिखना है। ओके, तो पोटेंशियल क्या होता है भाई? किसी सर्किट में अगर मैं किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल मान लूँ 0, तो उसके रिलेटिव में बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख सकता हूँ। तो जनरली हम जब पोटेंशियल 0 मानते हैं तो बैटरी का जो लोअर टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल, उसको अपन 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट 0 था तो लास्ट वाला पॉइंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें बात पता है ना कि अगर एक वायर है उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये पॉइंट अगर 0 है तो यहाँ बी वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल हो जाएगा, और ये दोनों पॉइंट भी 0 पोटेंशियल हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर? ओके, अब देखो, बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ अगर चलते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो अगर राइट साइड में 0 है तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल V हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक अपन पहुंच गए। अभी जो बीच वाला पॉइंट है जिसको मैंने ब्लैक डॉट से मार्क कर रखा है, वो हमारा नोड है, और उसके लिए हम पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि अब कहीं से भी आप चलो 0 से उस पॉइंट पे आने की कोशिश करो या V से उस पॉइंट पे आने की कोशिश करो, बीच में एक कैपेसिटर आपको मिल रहा है। तो कैपेसिटर जब मिलता है तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि कैपेसिटर इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि पोटेंशियल है x। कितना पोटेंशियल है यहाँ पे? x। ठीक है, नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तरीका क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं एक बाउंड्री यहाँ पे बनाता हूँ ऐसी, तो जो x वाला पॉइंट है उससे देखो तीन कैपेसिटर प्लेट्स जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? C1 की ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है। ऊपर चलें तो C2 की ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है, और ऐसे C3 की ये वाली प्लेट इससे जुड़ी हुई है। इस तरीके से इस नोड से तीन प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं। बात क्लियर है? ओके, अच्छा, मैं ये बात भी पता है कि कैपेसिटर में बीच में स्पेस खाली होता है। एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज हवा में फ्लो नहीं करते, वायर्स में ही फ्लो करते हैं हमेशा। तो सोचो कि जब इस पे कोई चार्ज नहीं था, स्विच ओपन था, और फाइनली जब स्विच क्लोज कर भी दिया, तो इन तीन प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज है क्या वो सेम ही रहने वाला होगा? क्यों?
टोटल चार्ज इन तीन प्लेट्स का आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज इन तीन प्लेट्स का सेम रहेगा, क्योंकि ये तीनों प्लेट्स कहीं और डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इन प्लेट्स को देख के कि जो Q1 माइनस में है प्लस Q2 जो प्लस है प्लस Q3 जो है, वो नेट चार्ज जीरो रहेगा। जीरो से लिखा मैंने क्योंकि जब स्विच क्लोज नहीं किया था, जब आपने सर्किट में करंट नहीं भेजा था, तब तक नेट चार्ज जीरो था। इनिशियली इन पे चार्ज जीरो है, तो फाइनली भी इन पे नेट चार्ज जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब सोचो कि क्या मैं Q1 Q2 Q3 को लिख सकता हूँ आराम से? कैसे लिखूंगा? तो अपने को क्या करना है, Q1 इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इंटू C1, ये होता है Q इक्वल टू CV से, तो C1 V1। ऐसे ही अगर Q2 लिखना है तो C2 V2, और Q3 लिखना है तो C3 V3। यही सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। तो अगर मैं Q1 लिखता हूँ तो Q1 पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इधर वाली नेगेटिव प्लेट है। Q1 अगर लिखूंगा तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस साइन है, ये हो जाएगा C1 इंटू V1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पे देखना जरा। C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव प्लेट की तरफ पोटेंशियल लिखा है आपने V, नेगेटिव की तरफ लिखा है X। डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस एक्स। ठीक है, प्लस Q2 लिखते हैं। Q2 को क्या लिखूंगा? तो C2 इंटू V2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ है X, नेगेटिव की तरफ है जीरो, तो हो जाएगा ये X माइनस जीरो। वैसे C3 अगर लिखता हूँ या Q3 अगर लिखता हूँ तो हो जाएगा X माइनस जीरो टू जीरो। तो दिक्कत इस बात पे देखो, C3 में भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ पोटेंशियल है X, नेगेटिव की तरफ कितना है? जीरो। अब ध्यान से देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1 X माइनस V प्लस C2 X माइनस जीरो प्लस C3 X माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात? अगर आपसे यहाँ से X पूछा जाए तो क्या आप X आराम से निकाल सकते हैं? कितना आएगा देखना जरा। C1 इंटू V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? अगर आपको X मिल गया तो सोचो क्या आपको सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल मिल गए? भाई V आपको पता है, एक पॉइंट एक तरफ जीरो है, X मिल चुका। अब सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल अगर मिल गए तो कुछ भी आपसे पूछ लें, किसी भी कैपेसिटर पे आपसे चार्ज पूछ लें, एनर्जी स्टोर्ड पूछ लें, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लें, क्या सारी चीजें आप बता सकते हैं यहाँ से आराम से? क्लियर है? तो ये मेथड कहलाता है नोडल एनालिसिस मेथड। अब इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान रखेंगे, हमेशा ये बात देखिए, हम क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो फाइनल इक्वेशन बनी है इसमें देखो सारे पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखे हैं क्या x माइनस लिखा है, x माइनस वी, x माइनस जीरो, x माइनस जीरो, मतलब बड़ा पोटेंशियल हमेशा x को लिया गया है। तो बस हम यही ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब आप नोडल एनालिसिस करते हैं और पॉइंट x या नोड x के लिए, तो x को सबसे बड़ा मान लीजिए, बाकी आसपास जितने भी हैं सबको उससे छोटा मान लो। तो हमें इक्वेशन हमेशा लिखनी है x माइनस करके। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सी बात। इस पे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ओके, फिर से एक इजी क्वेश्चन लिया है। इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपन सीरीज पैरेलल मेथड से भी कर सकते हैं, पर हम बात करते हैं इसको नोडल एनालिसिस से करने की। चलिए देखते हैं। पूछा आपसे पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक, तो सोचो मैं अगर यहाँ पोटेंशियल लेता हूँ जीरो, तो यहाँ हो जाएगा V, है ना? तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी V, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी V, और बीच वाला पोटेंशियल मान लेते हैं अपन X। क्लियर है? अब अपन लिखते हैं नोडल एनालिसिस इक्वेशन। तो जो फर्स्ट, जो सबसे ऊपर वाला अपनी जो ब्रांच है, उसमें अगर मैं नोडल एनालिसिस लिखता हूँ फॉर X, नोडल इक्वेशन फॉर X, तो क्या लिखूंगा? मैंने क्या बोला था? टोटल चार्ज अपने को करना है जीरो। टोटल चार्ज किस पे? जो उस नोड से कनेक्टेड हैं उन पे। ये यहाँ कौन कौन कनेक्टेड है? दो कैपेसिटर्स, ये दोनों कनेक्टेड है, तो इन दोनों पे नेट चार्ज अपने को करना है जीरो। कैसे करना है? तो x को सबसे बड़ा मान लेना है। तो देखो नेट चार्ज क्या लिखूंगा, C1 पे अगर बात करें तो x बड़ा तो x माइनस बी, ऐसा लिखना है, प्लस C2 पे अगर बात करें तो x बड़ा, उधर है जीरो, ये हो जाएगा। करना क्या है? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में x को बड़ा मानना है।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल गया x कितना आया, C1v बाय C1 प्लस C2। क्लियर है बात। C1 C2 की वैल्यू अगर गिवन होती, v की वैल्यू अगर गिवन होती तो x मिल जाता आराम से। x मिल गया तो आपके सारे आंसर मिल गए। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना हो जाएगा, x माइनस वी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 कितना हो जाएगा, x माइनस 0। अक्रॉस C3 वो तो आपको दिख ही रहा है कितना है, सीधा सीधा v है, v माइनस 0 इज v। चार्ज पूछते तो चार्ज कैसे लिख सकते थे अपन, C1 इंटू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वी, यहाँ कितना हो जाता है C2 इंटू एक्स माइनस 0, यहाँ कितना हो जाता है C3 इंटू वी। ठीक है, तो सारे पे अपन चार्ज भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं बाय नोडल एनालिसिस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। इस क्वेश्चन में आपको बोला कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन सब पे चार्ज बताइए। ठीक है, तो अपन लिखना शुरू करते हैं। अपन करेंगे इसको नोडल एनालिसिस इक्वेशन से। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सीरीज पैरेलल किसी को नहीं कह पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नोडल एनालिसिस। तो मैं इसको इस पॉइंट को मान लेता हूँ 0 पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया 0 पे, ये हो जाएगा 5 पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले हैं और पोटेंशियल डिफरेंस होता है इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल। अच्छा 5 से आगे और चले तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से चल रहे हैं, 10 का डिफरेंस है इस बार। तो डिफरेंस किससे होगा, 5 से ज्यादा, अब 10 और, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 5 प्लस 10 15। तो इस पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा 15। अच्छा यहाँ ऊपर चलते हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नीचे 0 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। पोटेंशियल लिखना समझ में आ रहा है आपको कैसे लिखना है ना, बैटरी से। चलिए ये पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं तो x मान लिया, और इस पॉइंट को भी नहीं लिख पा रहे हैं तो y मान लिया। ठीक है, क्योंकि बीच में कैपेसिटर्स आ रहे थे, अपन डायरेक्ट उसको नहीं लिख पा रहे थे, तो एक्स और वाई मान लिए। तो अपने पास यहाँ दो नोड हैं, दो इक्वेशन अपने को बनानी पड़ेंगी। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट अपन बनाते हैं नोडल इक्वेशन फॉर एक्स। नोडल इक्वेशन फॉर एक्स, ये अपना फर्स्ट है। तो देखो क्या बनाते हैं, एक्स पॉइंट पे अगर लिखें तो ये अपना पॉइंट है, यहाँ से 3 प्लेट्स कनेक्ट हो रही हैं, 1 2 और ये तीसरी, ये 3 प्लेट्स यहाँ पे कनेक्टेड है। अपने को क्या करना है, तीनों का नेट चार्ज 0 करना है। तो लिखते हैं, अगर मैं इस प्लेट की बात करूं तो कैपेसिटर कितना है 2। पोटेंशियल डिफरेंस x को बड़ा मान के लिखना है, तो x माइनस 10। क्लियर है बात, ये हो गया। अच्छा इस प्लेट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस कितना है 4। पोटेंशियल डिफरेंस x को बड़ा मान के लिखना है, तो x माइनस वाई, ये हो जाएगा 4 के अक्रॉस। अच्छा नीचे इधर देखते हैं इस प्लेट पे, तो कैपेसिटेंस है 2, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन देखो तो बनती है 2x माइनस 20 प्लस 4x माइनस 4y प्लस 2x इक्वल टू 0। x को एक साथ लेते हैं तो आएगा 8x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, या 2x माइनस y इक्वल टू 10। ये अपनी बन गई एक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे y पे इक्वेशन बनाते हैं तो अपन लिखेंगे नोडल इक्वेशन फॉर y। ओके, y पे इक्वेशन लिखें तो देखो y पे कौन कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, तो 1 2 और नीचे 3, ये तीनों y के लिए हैं। लेफ्ट से शुरू करते हैं तो 4, इस वाले की बात करते हैं 4। पोटेंशियल डिफरेंस, अब y को बड़ा मान के लिखना है आपको, जिस नोड के लिए इक्वेशन लिखेंगे वो बड़ा मानेंगे, तो अब हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, इसके लिए अगर बात करें तो आएगा प्लस 4 y माइनस 15, और इस नीचे वाले के लिए अगर बात करें तो आएगा प्लस 2 y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है बात, इक्वेशन लिखना। चलो सॉल्व कर दो जल्दी से, तो 4y माइनस 4x प्लस 4y माइनस 60 प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो क्या लिखें इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बनेगी y के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 10y माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0,
5y माइनस 2x माइनस 30 या इक्वल टू 30। ऐसी अपने पास दो इक्वेशन बन रही हैं। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको इक्वेशन मिलेगी फाइनली x इक्वल टू आपके पास आएगा 7 वोल्ट एंड y इक्वल टू आएगा 9 वोल्ट। क्लियर है बात? चलिए अभी x और y मिल गए तो क्या करें? इसे x और y से क्या होगा अपने को? ओके तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको y और x की वैल्यू मिलेंगी कुछ ऐसी। y आपको मिलेगा 11.25 वोल्ट और x मिलेगा 10.625 वोल्ट। अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये -60 नहीं -70 होगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू अगर अपने को मिल गई तो अपने को देखो समझ में आ गया कि y जो है वो x से बड़ा है। ये दिख रहा है अपने को यहाँ से। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो y वाले पोटेंशियल वाली प्लेट्स हैं वो हायर पोटेंशियल पे होंगी और जो x वाली है वो लोअर पोटेंशियल पे होंगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब मैं एक्स और वाई हटा दिए, इसकी जगह मैं लिखता हूँ अब जो इनकी एक्चुअल वैल्यू आई थी वो। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 10.625, अपन ने x माना था यहाँ पे, तो दिस इज 10.625। y की वैल्यू आई है आपके पास 11.25, दिस इज 11.25। अब तुम कुछ सोचो यहाँ पे, क्या हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो क्या आप चार्ज लिख सकते हैं? यस। और हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है? जहां पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो सोचो कि अगर मैं इस 2 माइक्रोफेरेड की बात करूं इसकी, तो पॉजिटिव प्लेट कौन सी लिखोगे तुम इसके लिए? किस प्लेट को पॉजिटिव लिखोगे? एक तरफ है 10, एक तरफ है 10.625। तो जो हायर होता है वो पॉजिटिव होती है, जो लोअर होता है वो नेगेटिव होती है। इस पे चार्ज कितना लिखा जाएगा? तो 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.625, ये इसका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर इस 4 माइक्रोफेरेड की बात करें तो हायर पोटेंशियल किधर है? 11.25। सो दिस प्लेट विल बी पॉजिटिव प्लेट, दिस प्लेट विल बी नेगेटिव प्लेट। और यहाँ चार्ज कितना? तो 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 11.25 माइनस 10.625। अगर इसकी बात करें नेक्स्ट 4 की, तो देखो 15 और 11.25, 15 विल बी पॉजिटिव, 11.25 नेगेटिव प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं 15 माइनस 11.25 इंटू सी करेंगे, यहाँ का चार्ज मिल जाएगा। ऐसे अगर नीचे 2 पे आते हैं, इस वाले 2 पे, तो ऊपर 11.25 नीचे है 5, तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव। क्लियर है? अब सारी बातें आप कर सकते हैं इससे आराम से। सिमिलरली इस पे अगर देखें तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये है नोडल एनालिसिस मेथड, जिसमें आपको नोड पे पोटेंशियल मानना है एक्स और वाई, एंड देन उसके हिसाब से आपको नेट चार्ज जीरो करना है उन सभी प्लेट्स पे या उन सभी कैपेसिटर्स पे जो इस पे कनेक्टेड है। ऐसा करके आप एक्स और वाई की इक्वेशंस बना रहे हैं, एक्स और वाई फाइंड कर रहे हैं, और एक बार पोटेंशियल मिल गया उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया है आप सब कुछ इसमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट अपने पॉइंट पे, विच इज व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? देखो 5 कैपेसिटर्स का ये कनेक्शन है सबसे पहली बात। अब 5 कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? तो ध्यान से अगर आप यहाँ देखें तो कोई भी आपको सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड नहीं दिख रहा। जैसे C1 और C3 सीरीज में नहीं है क्योंकि C5 उनके बीच में कनेक्टेड है। ऐसे ही C1 और C2 भी पैरेलल में नहीं है क्योंकि इस तरफ C5 कनेक्टेड है। तो ना कोई सीरीज दिख रहा है ना कोई पैरेलल दिख रहा है। अब ऐसा अगर आपको दे दिया तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें? ठीक है, ये अपना यहाँ पे काम है। तो अपन क्या करते हैं, तरीका इसका क्या है, फिर से नोडल एनालिसिस यूज करते हैं। अब नोडल एनालिसिस से अपन सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने पहले मान लिया कि ये पॉइंट था 0, तो ये था v, ऐसे ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा v और उस तरफ ऊपर हो जाएगा 0। बीच वाले पॉइंट्स ये हो गया x, ये हो गया y, क्योंकि अपने को दोनों ही नहीं पता। ठीक है, अब सोचो नोडल एनालिसिस इक्वेशन से मैं x और y तो निकाल सकता हूँ, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। एक बार x और y आ गए तो क्या मुझे C1 पे और C2 पे चार्ज मिल जाएगा? बिल्कुल, Q1 Q2 दोनों मिल जाएंगे। अच्छा सोचो कि जो टोटल चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है QF,
क्या वो Q1 प्लस Q2 ही है, क्योंकि वही तो चार्ज आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब जगह पे। तो टोटल चार्ज अगर मुझे मिल गया और V अगर मुझे पता है, तो क्या C इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा इस फॉर्मूला से, टोटल चार्ज फ्लोन बाय V, ये होगा C इक्विवेलेंट। बस नोडल एनालिसिस हमें यहाँ भी यूज आएगी क्वेश्चन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको सर्किट दे रखा है, नोडल एनालिसिस आपका बेस्ट मेथड है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से इक्वेशन लिखते हैं। अगर एक्स के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, तो अब आप लोग एक बार पॉज करेंगे, अपनी तरफ से इक्वेशन लिखेंगे जल्दी से। एक्स को सुपीरियर मानना है, सबसे हायर पोटेंशियल मानना है, और उसके हिसाब से हमें आसपास की प्लेट्स के चार्ज 0 करना है। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे C1 के लिए अगर, तो लिखूंगा x माइनस वी। ठीक है, C1 का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V और x। C3 पे लिखते हैं, तो C3 पे लिखूंगा x माइनस 0, और अगर C5 पे लिखता हूं तो लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर y वाली नोट पे लिखते हैं इक्वेशन, तो देखो क्या लिखूंगा, C2 x माइनस सॉरी y है यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे y माइनस वी प्लस C4 y माइनस 0 प्लस C5 y माइनस एक्स इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पे लिख रहे हैं उसको सुपीरियर मानना है। पिछली इक्वेशन में हमने x को माना था, इसमें y को मानना है, सीधा सा हिसाब। ओके, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे तो x और y मिल सकते हैं। यस, तो ये अभी अपने पास डेटा नहीं है, इसलिए अपन पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे थे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। जस्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से x एंड y हम फाइंड कर सकते हैं इन दो को सॉल्व करके। ओके, x और y एक बार आपको अगर मिल गए, तो क्या Q1 Q2 लिख सकते हो आप? Q1 क्या लिखोगे? Q1 आप लिखेंगे x माइनस v इंटू C1, और Q2 क्या लिखेंगे, x सॉरी y माइनस v इंटू V2। पक्की बात? देखो Q1 क्या लिखोगे, C1 इंटू इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस v या v माइनस x, जो भी हायर आता है उस पर डिपेंड करेगा। और ऐसे ही Q2 क्या लिखेंगे इस तरीके से, C2 इंटू v माइनस y या y माइनस v, जो भी हायर आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये हम Q1 Q2 लिख सकते हैं। टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ वो होगा Q1 प्लस Q2। यहाँ से हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे, Q1 प्लस Q2 बाय V। ठीक है, C इक्विवेलेंट अपने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई एक जनरल बात। यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, और वो स्पेशल केस क्या बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो स्पेशल केस बनता है ये कि अगर कभी कभी रेशियो ऐसा बनता है कैपेसिटेंस का कि C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 होता है। C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 होता है। अगर ये रेशियो अपने को मिल रहा है यहाँ गिवन के सिस्टम में, तो एक बड़ी अच्छी चीज होती है। तो जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की जो वैल्यूज आती हैं C1 C2 C3 C4 के टर्म में आएंगी। फिलहाल हम पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, हम जस्ट इसको भी याद रखेंगे एज इट इज, कि अगर ऐसा बनता है कि ये रेशियो इक्वल हो C1 बाय C2 इक्वल टू C3 बाय C4, तो क्या होता है, अपने को जो रिजल्ट मिलता है x इक्वल टू वाई मिलता है। अगर ऐसा आपको गिवन है रेशियो कैपेसिटर्स का, तो x इक्वल टू वाई आपको रिजल्ट मिलता है इन दो इक्वेशन से। अगर ऐसा हो गया तो सोचो x इक्वल टू वाई मिला, मतलब C5 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो दोनों बराबर हो गया, ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम हो गया। अच्छा, पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या इस पे कोई चार्ज जाएगा? Q इक्वल टू होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, x इक्वल टू वाई, तो इस पे कोई चार्ज नहीं जाने वाला। जब कोई चार्ज नहीं जाता तो इस कैपेसिटर को अगर मैं सर्किट से हटा भी दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, क्योंकि इधर तो कोई चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा। ये खास बात यहाँ पे आती है कि तब आप इस C5 को रिमूव कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो यहाँ लिखी गई है कि C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 अगर है, तो हम यहाँ पे C5 को रिमूव कर सकते हैं। और ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कई बार क्वेश्चन में आता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब C5 को आप हटा सकते हैं, या जो बीच वाला कैपेसिटर है उसे आप हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अगर हटा देंगे तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। C5 को जो बीच में यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड था उसे हटा देंगे तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा।
अब सी इक्विवेलेंट तो अपन सीधा लिख सकते हैं, अपने को ऊपर 2 सीरीज में दिख रहे हैं, नीचे भी 2 सीरीज में दिख रहे हैं, देन पूरा सिस्टम पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा C1 C3 बाय C1 प्लस C3, C1 और C3 सीरीज में हो गए, प्लस C2 C4 बाय C2 प्लस C4, C2 और C4 भी सीरीज में हो गए और फिर फाइनली दोनों पैरेलल में हो गए, तो सीधा प्लस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। हम आगे देखते हैं कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानेंगे। जब भी 5 का एक सिस्टम दिख रहा हो कि सीरीज पैरेलल नहीं है, तो आप हमेशा अपना दिमाग कहाँ लेके जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ, और चेक करेंगे कि क्या इसकी बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया है, हम सीधा एक को हटा देंगे बीच वाले को और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक को हटाते ही देखो 2 सीरीज में मिल गए, नीचे भी 2 सीरीज में मिल गए, आसान हो गया अपना सर्किट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पे। नोडल एनालिसिस से रिलेटेड और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला आपसे पूछा कि ये सर्किट दे रखा है, बताइए इसमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जब ऐसे आसान सवाल होते हैं ना, तब तो अपन सीरीज पैरेलल ही लगाएंगे, आसानी से लगा सकते हैं। देखो क्या क्या है, 4 इज इन पैरेलल विद 8 दिख रहा है आपको आराम से, और ये पूरा सिस्टम जो है इन सीरीज विद 2, यही है ना। 4 और 8 पैरेलल में हो गए 12, 4 प्लस 8, और जब सीरीज में 2 से करेंगे तो बाय 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24 बाय 14, जस्ट आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 12 बाय 7 माइक्रोफैरेड्स, ये आपका आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब इजी सर्किट दिखता है ना, तो सीधा सीधा कर लो, नोडल एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं है। पर इसी को समझने के लिए अपन नोडल से भी करते हैं कि अगर सी इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया तो नोडल से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके क्रॉस एक बैटरी लगी हुई मान लेते हैं ऐसी। जब नोडल से आपको सॉल्व करना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो एक बैटरी लगा लो 100 वोल्ट्स की। 100 इसलिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और कुछ नहीं। 100 वोल्ट्स लगा लिया। अब अपना काम क्या था, नोडल में पोटेंशियल लिखना था, तो पोटेंशियल लिखते हैं, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 100, तो ये पॉइंट भी 100, ये पॉइंट इधर 0, और ये नहीं पता तो मान लिया x। नोडल इक्वेशन लगाएं x के लिए। चलिए x पे अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x को सबसे हाईएस्ट मानना है, बाकी को कम। तो 2 माइक्रोफेरेड पे अगर लिखूंगा तो लिखूंगा 2 इंटू एक्स माइनस 100 प्लस, 4 पे लिखूंगा तो लिखूंगा x माइनस 0, 8 पे लिखूंगा तो x माइनस 0, टोटल इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x कितना है आपके पास, ये इधर जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो 200 बाय 14, ये आपके पास आ गया x वोल्टेज, या इसको लिख लें 100 बाय 7 वोल्ट। ये पोटेंशियल आपके पास आ गया x का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने को निकालना है सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल चार्ज इसमें जो फ्लो हुआ वो पता चल गया, तो मैं सी इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय वी, है ना। वी तो पता है 100 वोल्ट से, टोटल चार्ज अपने को निकालना है। अच्छा, टोटल चार्ज सोचो, जो यहाँ से फ्लो हो रहा है क्यू एफ, क्या वही यहाँ भी स्टोर होगा फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे। फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे तो यही होने वाला है, इधर क्यू एफ इधर माइनस क्यू एफ, पक्की बात। तो अगर 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर का मुझे चार्ज पता चल गया, तो वही तो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, बस खत्म बात। कितना आया, 2 इंटू 100 माइनस 100 बाई 7, पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखूंगा उस पर, 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 100 बाई 7 इंटू 2 किया, टोटल चार्ज मिल गया, डिवाइड बाय 100 किया, देखो आंसर क्या आता है आपके पास, 600, 1200 बाई 7, या 12 बाई 7 माइक्रो फैरेड। यही आंसर ऊपर से भी आपको मिल रहा था, और 12 बाई 7 यहाँ से भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस केस में हमने जस्ट सीखने के लिए यूज किया है, ताकि हमें पता चल सके कि नोडल एनालिसिस यूज कैसे करते हैं। इस केस में कोई जरूरत नहीं थी, सीरीज पैरेलल सबसे अच्छा मेथड था इस केस के लिए, वो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा सी इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में। फिर से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये सीरीज है या पैरेलल, है ना। कोई भी कहीं सीरीज पैरेलल में नहीं दिख पा रहा। यूज करने का तरीका,
सर्किट पहले बनाओ। सर्किट कैसे बनाए? तो मैंने बोला था कि जो पॉइंट आपको नहीं दिख पाते हैं उनको एक्स और वाई मान लो कि भाई इन पे क्या पोटेंशियल है या कैसे कनेक्टेड है, नहीं पता, एक्स और वाई मान लिया। अब या तो इसे हम नोडल एनालिसिस से करें या फिर इसको थोड़ा सा और देखें। क्यों देखें? क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड भी है तो क्या आसानी से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे विदाउट नोडल एनालिसिस? तो चलिए, अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने बनाया था वैसा तो ये दिख नहीं रहा, तो पहले वैसा देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने कैसा बनाया था? क्या तुमने ऐसा बनाया था? ये एक्स और वाई इस तरीके से बीच में, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ऐसा एक्स और वाई। मैंने यहाँ एक पॉइंट मान लिया एक्स और यहाँ एक पॉइंट मान लिया वाई, ठीक है। अब देखो ये जो 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है? ए और वाई के बीच में कनेक्टेड है, पक्की बात। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ए और वाई के बीच में ऐसा कनेक्टेड है ये 2 माइक्रोफेरेड। ओके, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा, ये 4 की अगर बात करें इसकी, तो ये कहाँ कनेक्टेड है? देखो ए और एक्स के बीच में। चलो ए और एक्स के बीच में इसको कनेक्ट कर दो, 4 यहाँ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये 5 को अगर देखो तो ये कहाँ कनेक्टेड है? एक्स और वाई के बीच में, तो 5 को कनेक्ट कर दो एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3। 3 कहाँ कनेक्टेड है? वाई और बी के बीच में, तो वाई और बी के बीच में 3 को कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। और ये 6 कहाँ कनेक्टेड है? बी और एक्स के बीच में, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये आपका आ गया 6। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अब कुछ कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है अपने को। बैलेंस है या नहीं चेक कर लेते हैं। बैलेंसिंग की कंडीशन क्या थी? C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो C1 ये रहा, C2 ये रहा, C3 ये रहा और C4 ये रहा। कंडीशन थी C1/C2 इक्वल टू C3/C4। अगर ऐसा है तो ये बैलेंस कहा जाएगा। चेक करते हैं, C1 इज 4/2 इक्वल टू 6/3 विच इज यस। दोनों तरफ रेशियो 2:2 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया जाता है? बीच वाले को हटा सकते हैं, तो मतलब मैं इस 5 को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। बहुत आसान सब सवाल अपने पास बन जाता है। ये ऊपर 4 इधर 6, ऐसा ऐसा, और ये अपने पास फाइनल बन गया ए बी। ऊपर 4 और 6 है, नीचे 2 और 3 है, ठीक है। आराम से आप इसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं, निकालिएगा और इसका आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। 4 और 6 सीरीज में, 2 और 3 सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व करो, देन पूरे को पैरेलल में सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, करते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि स्टेडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछे गए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या किया जाए? नोडल एनालिसिस यूज करें, क्योंकि अपने को डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज दिख नहीं रहा कोई भी, तो जब नहीं दिख रहा है तो नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। भाई सीरीज पैरेलल भी यूज कर सकते हो। देखो अगर ध्यान से, तो 3 और 3 दोनों पैरेलल में है, 1 और 1 दोनों पैरेलल में है, बीच में 1 है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको नोडल से सॉल्व करना बताऊंगा इसको, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं इक्वेशन। नोडल से कैसे इक्वेशन लिखें? तो अपने को पता है यहाँ 0, तो यहाँ 100 है ना, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 100, इधर हो जाएगा 0, पक्की बात। तो यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 100, और यहाँ बी पे अपने को नहीं पता, अपने मान लिया एक्स, ठीक है। एक्स पे नोडल इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या लिखूंगा? एक्स को सबसे बड़ा मानना है। अब यहाँ एक्स से कितनी प्लेट्स कनेक्टेड है? देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 प्लेट्स यहाँ पे एक्स से कनेक्टेड है, तो इनको 4 पे अपने को चार्ज लिखना पड़ेगा। तो अगर 3 पे लिखें, देखो यहाँ पहली बात, और ये अगर 100 है ए पे, तो यहाँ भी हो जाएगा 100, और इधर 0 है तो यहाँ भी हो जाएगा 0, क्योंकि सीधे सीधे वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए लिखते हैं, 3 पे अगर लिखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 100,
और दूसरे वाले 3 पे भी ऐसा ही x माइनस 100, तो इसको मैं इंटू 2 कर देता हूँ, प्लस 1 पे लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस 0, और दूसरे वाले 1 पे भी कितना x माइनस 0, तो इसको मैं इंटू 2 कर देता हूँ, इक्वल टू 0 कर देते हैं। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से यार आपके पास 6x, या 2 तो हटा ही दो, 2 0 में चला जाएगा, तो आया 3x प्लस एक्स इक्वल टू 300। यहाँ से x कितना है आपके पास, 300/4 विच इज 75। x आपके पास आ गया 75 वोल्ट्स। तो आपको सारे पोटेंशियल मिल गए। x इज नथिंग बट VB, यही तो x था। तो आपके पास VA आपको पता है कितना 100 है, VB आपको मिल गया 75, VC आपको मिल गया 0। क्या आप जो क्वेश्चन पूछे गए आराम से आंसर कर सकते हैं, VA माइनस VB और VB माइनस VC, बस आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो नोडल एनालिसिस बहुत यूजफुल मेथड है। अब सोचो तुम सीरीज पैरेलल से करते तो पहले सी इक्विवेलेंट निकालते, देन फिर से पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करते कि यहाँ पोटेंशियल कितना वहां पोटेंशियल कितना। क्लियर? कई बार बहुत यूज आता है, आप इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कीजिए नोडल एनालिसिस की। ओके, क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक इनफाइनाइट सीरीज ऐसी दे रखी है। अब इस इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको सी इक्विवेलेंट पूछ लिया। इनफाइनाइट सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट ये कैसे निकालें? भाई सीरीज पैरेलल दिखता होता तो मैं सीधा सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइट है, क्या किया जाए? तो याद रखिएगा हमेशा कि इनफाइनाइट को सॉल्व करने का एक अपना ही तरीका होता है, वो तरीके बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर देते हैं। चलिए यहाँ अपन बात करते हैं इस तरीके कैसे सॉल्व किया जाए। तो इनफाइनाइट सीरीज को आप मान लीजिए एक अथाह समंदर है, उसमें से अगर एक लोटा पानी आप निकाल लें तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना, यही अपन कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये जो पूरा आपको सीरीज दिख रही है, इसमें से फर्स्ट लिंक को अगर मैं रिमूव कर दूं, जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट लिंक हटा गया, ठीक है। तो ये जो 2 और 1 का जो एक लिंक था उसको मैंने हटा दिया, तो आगे भी क्या आपको बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा जो अभी तक दिख रहा था, 2 1 2 1 2 1 इसी तरीके से इनफाइनाइट कनेक्टेड है। ठीक है, तो सोचो कि अगर ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C था, तो जो मैंने एक लिंक हटा भी दिया, तो क्या उसके बाद भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C ही मिलेगा अपने को? भाई समंदर में से एक लोटा पानी वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इससे अगर मैं बनाऊं फिर से, तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, ये 2 है, ये 1 है, इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ अपने को पता है कि इक्विवेलेंट कितना है C। ठीक है, और जो पीछे वाला पूरा इनफाइनाइट सीरीज है इस एक लिंक के बाद वाली, उसका भी इक्विवेलेंट कितना है C। क्या मैं उसको ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि वो ऐसे ही तो कनेक्टेड है, 1 के पैरेलल में तो है पूरी सीरीज, तो यहाँ कनेक्ट हो गया। अब आप इसके लिए आराम से इक्वेशन बनाइए। तो पूरा का अगर देखें ध्यान से, तो ये C और ये 1 दोनों पैरेलल में है, तो C+1 इसका हो जाएगा। 2 के साथ ये सीरीज में है, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय C+1 इंटू +2, यही होता है सीरीज में ऐड करने का तरीका। बहुत बढ़िया, फिर से मैं लिख लेता हूँ क्या किया कि C और 1 को तो अपन ऐड किया पैरेलल में, उसके बाद सीरीज में ऐड किया अपन ने 2 को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिला, एंड दिस इज कंप्लीट इक्वल टू C। अगेन यहां से आपके पास एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको C मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या किया अपन ने, एक लिंक को हटाया, पूरे का अगर इक्विवेलेंट C है तो उस एक लिंक को हटाने के बाद भी इक्विवेलेंट C ही रहने वाला है। हमने उस पूरे सिस्टम को एक छोटे से डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जब एक लिंक हटाया था तो उसके बाद वाला भी C है और पूरा भी C है। जो भी अपने पास डायग्राम बना सीरीज पैरेलल अपन आराम से लगा सकते हैं इस छोटे से डायग्राम में, वो यूज करके हमने इक्वल टू C किया। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक में, C की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, C वहां से सॉल्व करेंगे। जल्दी से एक बार करके देख लो क्या इक्वेशन बनती है। तो 2C + 2 इक्वल टू C² + 3C, है ना, नीचे बनेगा C+3, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। फाइनल आंसर बना आपके पास C² + C - 2 इक्वल टू 0। माइनस A प्लस माइनस आपको आना है, तो C इक्वल टू -B, मतलब ±√B²
-4AC डिवाइडेड बाय 2A, तो आएगा -1 प्लस माइनस √9/2। तो ये आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस 3/2। अब ऑब्वियसली C जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, प्लस लेना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 2, नीचे भी आएगा 2, फाइनल आंसर आया 1 माइक्रोफैरड। तो इस पूरी इनफाइनाइट सीरीज का जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारे क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें थे, सारे आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट टर्म पे अपन मिलते हैं तो इससे आगे वाली बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। ठीक है, चलिए।